हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द पैनल डिस्कशन। और आज का जो हमारा डिस्कशन है ये उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सीट्स आई हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स AEE, उसके ऊपर है हमारा पैनल डिस्कशन, जिसमें बहुत सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग की, बहुत सी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं हैं। और इसका बहुत ही डिटेल में इन्होंने दे रखा है सारा के सारा, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन भी दे रखा है, सिलेबस भी दे रखा है, पैटर्न भी दे रखा है। तो आज हमारे साथ जितने भी 8 टॉपिक हैं सिलेबस के, जिनमें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आपका जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स उससे रिलेटेड है, फिर आपका इकोलॉजी, जितना भी टॉपिक हैं उन सबके मेंटर्स हैं। और गुरिंदर सर जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे योरपीडिया। बिफोर वी गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम इंडिया में कहीं पे भी हो रहा है तो आप उसके लिए योरपीडिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और डिपेंड हो सकते हैं। आज 24 जनवरी है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और 25 जनवरी को हमने कंप्लीट किया है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड AEE वगैरह का एग्जाम, तो 25 को उसका एग्जाम है। सो दैट मीन उससे पहले हमने हरियाणा का कवर किया, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं एनवायरनमेंट प्रोफेशनल्स के वो हम कवर करते हैं। और दूसरी बात कि ये एग्जाम्स आते रहते हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और NGT की गाइडलाइंस के हिसाब से हर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो एनवायरमेंटल प्रोफेशनल हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, चाहे असिस्टेंट वो आपके साइंटिस्ट हैं, चाहे साइंटिफिक ऑफिसर है, चाहे जूनियर इंजीनियर है, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट करनी ही है। तो आप अगर इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में जरूर सोचना कि आपको ये एग्जाम्स आते रहते हैं। जैसे हरियाणा में एग्जाम हुआ, उसके 6 महीने बाद दोबारा से और नंबर ऑफ सीट्स आ गई, क्योंकि हर स्टेट कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सीट्स को फिलअप कर रहा है और उनको करना ही पड़ेगा ये सारा। आज का हमारा पैनल डिस्कशन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कौन कौन एलिजिबल है ब्रांचेस में, और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, और हर ब्रांच के जो मेंटर हैं वो अपने डोमेन के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे हमें करना है। सो गुरिंदर सर, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। वैसे तो उन्होंने एलिजिबिलिटी सर मेंशन किया हुआ है AEE के लिए सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मेंशन किया है। ठीक है। अब स्टार्ट यहीं से करते हैं कि आप में से बहुत कैंडिडेट्स का क्वेरी है कि क्या ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EEE, या ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो छूट गए, उनका क्वेश्चन है कि क्या हम एलिजिबल है। सर देखिए, जब कभी भी ऐसा रिक्रूटमेंट होता है ना, जब उन्होंने स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन किया हो, हाँ, तो और इक्विवेलेंट नहीं लिखा। बहुत जगह पे क्या होता है कि वो ब्रांच लिख देते हैं एंड इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं कि मान लो सपोज इंस्ट्रूमेंटेशन है, एलिजिबिलिटी में लिखे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन मेरा ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट अपनी उससे बनवा लूं तो वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है, एग्जैक्ट इन्होंने जो ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हैं तो उसी को ही ये अलाउ करेंगे। तो इसमें जैसे इन्होंने जो अलाउ किया सर, BTech होना चाहिए या तो आपका, या AMI से आपने अपना BTech कंप्लीट हुआ, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए होता है AMI में BTech करने का। सिविल ब्रांच, केमिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, IT, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है या नहीं है, तो एज पर दिस वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट भी नहीं लिखा इन्होंने, तो अगर वो इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट बनवा भी लेंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा इनका ब्रांच का एलिजिबिलिटी का सर, तो वो नहीं एलिजिबल। बट शुड वी कंफर्म स्टेट पॉल्यूशन? हाँ, वो हम जरूर सर, मैंने वो कर दिया है। अच्छा, मेल वगैरह किया, मेल कर दिया हमने उनके कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो जैसे उनका रिप्लाई आएगा तो हम इनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं। व्हाट अबाउट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 2026 जून वगैरह में निकलेगा। फाइनल ईयर में सर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी आपका सर्टिफिकेट, एज लिमिट हो गया या कुछ भी ऐसा है, वो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो फॉर्म का फिलिंग का है उससे पहले का आपका होना चाहिए, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका एज क्राइटेरिया से रिलेटेड है। अच्छा, उड़ीसा के बाहर के कैंडिडेट जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या राजस्थान, क्या वो लिख सकते हैं इस एग्जाम सर? इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है लैंग्वेज को लेके। जैसे अब ये बहुत सारे स्टेट्स में होता है, जैसे गुजरात में है तो वो मेंशन नहीं करते हैं, राइट सर। तो लेकिन जो पेपर उनका है वो गुजराती लैंग्वेज में आता है, जो उनका नॉन टेक वाला पेपर है, पहला पार्ट है। पंजाब में पंजाबी कंपलसरी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट दिए सर कि आप किस केस में एलिजिबल हो। सबसे पहले उन्होंने क्लियरली मेंशन है कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकते हो उड़िया लैंग्वेज, क्लियरली मेंशन है। दूसरे नंबर पे आपने जो यहाँ पे बच्चों को डाउट है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि पास्ड मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। एक तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया, जैसे हिंदी का हो गया, पंजाबी का हो गया, उड़िया क्या हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा कि अगर वो नहीं भी है, लेकिन अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स उड़िया लैंग्वेज में पढ़े हैं, जैसे हिंदी मीडियम हो गया या पंजाबी मीडियम हो गया या उड़िया मीडियम हो गया, तो आप लोग एलिजिबल है, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर आपने उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपने 7th स्टैंडर्ड में किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो
अलग से स्कूल बोर्ड करवाते हैं, अलग से एग्जाम करवाते हैं उड़िया लैंग्वेज का या पंजाबी लैंग्वेज का। तो अगर आपने वो भी पास किया हुआ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। तो ये 3 कंडीशन है आपको वहां पे एलिजिबिलिटी के लिए। ये अगर ये ऐसा है तो ये एलिजिबल है। ओके, सो बिफोर फ्रेंड्स आई गो फॉरवर्ड, एक आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन और एक आपको एडवाइस कि योरपीडिया जब भी कोई मॉड्यूल लॉन्च करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जो फ्री होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सब लोग होते हैं और हम लोग वहाँ डेली बेसिस पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज हैं, कंटेंट है, वो शेयर करते हैं। 20-30% कंटेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है और वहाँ से काफ़ी आपको आइडिया लगता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड वो आपको हेल्प भी करता है कि अगर कोई मॉड्यूल योरपीडिया का आपने परचेज करना है तो वो इन्फॉर्म्ड आपका डिसीजन हो, आपको पता हो कि किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है, आप उसमें अटैच कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। और वो AEE और एनवायरनमेंट जो साइंटिस्ट है AES, उन दोनों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। गुरविंदर सर, आप इस जो भी ऐसा एग्जाम आता है, राजस्थान का था, उसके लिए आपने एक मॉड्यूल स्टार्ट किया था, कल उसका एग्जाम है और इस मॉड्यूल को आप टेलर मेड मॉड्यूल बोलते हैं। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय टेलर मेड मॉड्यूल? सर टेलर मेड मॉड्यूल मीनिंग इज कि एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल टेलर मेड कि जैसे मेरे को अपनी शर्ट का करवाना, मैं टेलर पे जा रहा हूँ तो मेरी फिजिक के हिसाब से, मेरी उसके हिसाब से आपको वो शर्ट क्रिएट करके दे। सिमिलरली टेलर मेड की फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, गेट में भी आ रहा है, अदर एग्जाम्स में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, उस हिसाब से जो है हमने उनको कंटेंट प्रोवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंगली उनको कंटेंट सारा, क्लासेस वगैरह सारा, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर का निकला है, तो वो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए पूरा इकोनॉमी पढ़ने लगे हुए हैं, पूरा इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बुक्स 800 1000 पेज की, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने उसको कंटेंट देना बिल्कुल अराउंड 80 to 100 पेज का, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के साथ जिससे उसका पेपर निकल जाएगा। तो टेलर मेड का मतलब ये है कि सर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। और ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी है कि बिल्कुल प्रिसाइज मॉड्यूल, कोई फालतू तुम्हें नहीं पढ़ना, कोई कम नहीं पढ़ना, कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करवाएंगे। क्यों इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ सर? ये जो टीम है, इन्होंने गुजरात को भी करवाया, इन्होंने CPCB को करवाया, अभी इन्होंने राजस्थान को करवाया, इसने हरियाणा को करवाया, इन्होंने अभी इसका आ रहा है, कोल इंडिया एनवायरमेंट आ गया। तो इनको इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, इनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है अलग अलग एग्जाम्स का, तो उनको आइडिया होता है मेंटर्स को, क्योंकि उनको पता है कि अगर, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट भी एक चीज होती है ना, कि जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने पूछना है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों उसने अलाउ किया? क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसको अलाउ कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बिल्कुल उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर इनको सारा ही टीचिंग होगा। फ्रेंड्स, अभी ना हरियाणा में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट हुई, उसमें पहले स्क्रीनिंग हुआ प्रिलिमिनरी और उसके बाद मेंस हुआ जो सब्जेक्टिव था। और ऐसे हर स्टेट में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूट कर रहा है, लेकिन उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट अलग है। वैसे ही आपका ये जो उड़ीसा का निकला है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। 90 क्वेश्चन 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, बहुत ही कंसाइज, 1.5 घंटा कुछ भी नहीं होता। तो उसमें अलग तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड मोर ओवर जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी एक्सप्लेन्ड है। इजी 30%, मॉडरेट 40%, डिफिकल्ट 20%, वेरी डिफिकल्ट जो स्पीड ब्रेकर होता है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथ नहीं डालना होता है, वो आपका टाइम खा जाते हैं। अगर आपने वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन में घुस गए और 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो आप समझिए आपका कितना बड़ा लॉस हो गया। और ये सारे का सारा कंटेंट उसी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पे जो शायद हमने राजस्थान के लिए नहीं बनाया, लेकिन अब अगर मेंटर 100 क्वेश्चन देंगे तो उनमें आपके 30 क्वेश्चन इजी होंगे, 40 आपके मॉडरेट होंगे, आपके 20 डिफिकल्ट होंगे और 10 वेरी डिफिकल्ट होंगे। और वो पढ़ने वाले बच्चे को ही पता लगेगा कि वेरी डिफिकल्ट है, देखने में आसान लग रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट, आपसे हिलेगा नहीं वो। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, इसलिए इसको टेलर मेड हमने डिफाइन कर दिया। व्हेन आर यू गोइंग टू लॉन्च दिस मॉड्यूल सर? फ्रॉम मंडे से इसका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और उसमें पैरेलल क्लासेस चलेंगी, 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलेंगे। और हमने इसको 60 डेज का टारगेट किया है। ओके। कि 60 डेज के अंदर अंदर जो है इनका जो सिलेबस है एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको सारा कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत स्टेट है, बाय द एंड ऑफ द मार्च हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और दूसरी चीज ये कि इसमें आप लोगों को बुक, मतलब बच्चों का क्वेरी ये भी होता है कि सर इसमें मिलेगा क्या मेरे को? लाइव क्लासेस रहेगा, डाउट होता है कि सर मैं लाइव नहीं अटेंड कर सकता, क्या मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। सर मेरे को लिखना भी पड़ेगा? कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सारा पीडीएफ जो टीचर वहां पे टीच कर रहा है, सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहा है। सर प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस अलग से पीडीएफ है, टेस्ट अलग से मिल रहा है। बाकी बुक का भी अभी हम डिस्कशन करेंगे कि बुक भी एक डेडिकेटेड बुक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस को, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट, इस इजी, मीडियम, डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्टी लेवल को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है, वो सारा बुक अकॉर्डिंगली जो है हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल बस आपको अगला डाउट होता है कि सर इतना सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया, यू कैन इजीली क्लियर द एग्जाम। फ्रेंड्स, इसमें ना एक क्वेरी बहुत आप लोग करते हैं कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट को कम रखना। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वी डू नॉट कंप्रोमाइज विद क्वालिटी।
हम बड़े ध्यान से कॉस्ट को सोचते हैं, और जब से योरपीडिया क्रिएट हुआ है तब से कभी भी किसी भी कॉस्ट को बार्गेनिंग या डिस्काउंट नहीं चला है, योरपीडिया में नहीं चलता। वो हम इस तरीके से फिक्स करते हैं कि हाँ इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है, हम क्या देने वाले हैं और इसमें वैल्यू फॉर मनी आपकी है कि नहीं। सो आई कैन एश्योर यू कि क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, और एग्जाम वहीं से आता है नॉर्मली जहां से मेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कॉस्ट के ऊपर प्लीज बार्गेनिंग आप कोई ना करें, दो वी विल कीप इट एज लो एज पॉसिबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड द कंटेंट जो हमें आपको देना है। जैसे आप बुक भी उस मॉड्यूल का एक पार्ट है, कुरियर कॉस्ट एवरीथिंग इज एडेड एंड उसमें दिया जाता है, और आपका एग्जाम के लिए पर्पज इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे को लगता है हमें डिस्कस करना चाहिए सर इसमें टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके इस एग्जाम के लिए वो 8 टॉपिक हैं। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से पहले स्टार्ट करूंगा, विनीत सर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स फ्रेंड आपको दे रखे हैं वो टॉपिक्स हमारे 8 टॉपिक हैं इसके अंदर, और वो 8 टॉपिक में आपको पहले नाम बता दूं। वो टॉपिक कुछ इस तरीके से डिवाइड हैं कि पहले 2 टॉपिक हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, उसके बाद इकोलॉजी, वाटर पोल्यूशन, उसके बाद एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें बहुत ही यूनिकनेस वो ये है कि 90 नंबर का है, 90 में से 30 मार्क्स जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर के हैं, और बाकी हर टॉपिक के 10 नंबर हैं। तो मैं हर मेंटर से डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे इसको तैयार करना है। तो विनीत सर मैं आपसे पहले स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपके जो टॉपिक हैं दैट इज हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर 15 नंबर का है, एंड देन राकेश सर से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कस करूंगा। तो पहले आप अपने टॉपिक के बारे में बताओ सर, हाउ इट इज डिफरेंट। मतलब सर अगर बात करें हीट एंड मास ट्रांसफर की, जो कि आपके पास 15 मार्क्स का आपके पास पूछा जा रहा हाँ है, जी। ऑलमोस्ट आपको देख सकते हो 1/6 हाँ जी। पार्ट आपके पास पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये हीट ट्रांसफर एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है अगर हम देखें हाँ जी, वैसे। हाँ जी। अब जैसे कि इस वैकेंसी में मल्टीपल कैंडिडेट्स अलाउड है, सिविल के भी है आपके पास, इलेक्ट्रिकल के भी, तो थोड़ा सा उनके लिए हल्का सा डिफिकल्ट रह सकता है, Right. बट ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे वेटेज के हिसाब से देखें तो इजी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास यहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड। अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, मॉडरेट लेवल पे जाएं, तो आपके पास न्यूमेरिकल बनने के हल्के से चांसेस है। वैसे पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। बाकी अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल, तो एक टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं कन्वेक्शन पार्ट, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें आपके पास डायरेक्ट लिंकेज आपको हमें देखने को मिलती है बिटवीन द हीट ट्रांसफर और आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की, जिसमें टर्बुलेंट फ्लो, जो कि काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, एज डिफिकल्ट टॉपिक रहता है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, राइट। तो उसको हमें उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी आपके पास सर ओवरऑल देखा जाए, बाकी साइड ब्रांचेस को भी हम देखें तो ओवरऑल ऐसे सिंपल सब्जेक्ट रहेगा, इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ 15 अगर हम देखें तो 12 to 13 नंबर आराम से स्टूडेंट इजीली स्कोर कर सकता है अगर बेसिक्स को पता है तो। अब ये जो डिफिकल्टी लेवल इन्होंने दिया है सर, ये यूनिकनेस है इस एग्जाम की, और उसका कारण ये है कि कंप्यूटर साइंस वाले को भी हीट ट्रांसफर करना है। तो एम आई करेक्ट व्हेन आई से कि जो डिफिकल्ट है 10% आएगा, वेरी डिफिकल्ट, और जो डिफिकल्ट 20% आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर वाला इजी और मॉडरेट जो 70% है उसको तो कर पाए, और डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट चाहे वो अवॉइड कर ले। नहीं सर, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अब आपके पास डिफिकल्टी लेवल इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब आपके पास आप ऐसा समझ सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल में अगर हम देखें तो सिविल और जो कंप्यूटर साइंस के इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है वो उनके लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो हाफ क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, अगर उनको बेसिक उन्होंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया तो। क्योंकि अगर ऑवरऑल से मैकेनिकल और केमिकल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उनके लिए फिर भी वो मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है, लेकिन अब पेपर सेट होगा वो साइड ब्रांचेस को देख कर, राइट, तो वो कर सकते हैं, मेंटेन आराम से कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस वाले बहुत से कैंडिडेट्स का ये क्वेरी है कि हमारा तो सिलेबस इसमें नहीं है एक्सेप्ट लास्ट डेट जो आपका डाटा साइंस है, तो बाकी तो टॉपिक नहीं है, तो 80 मतलब 90 में से 80 क्वेश्चन हमारे रीच के बियॉन्ड है। मेरे को स्ट्रांगली लगता है, दो इट इज़ नॉट डिस्क्लोज, मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि कंप्यूटर साइंस वालों का जो कंपटीशन है वो बाकियों के साथ नहीं हो, उनको कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट को वो रखें और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोगों को वो रखें। लेकिन अगेन दिस इज स्पेकुलेशन ओनली, कंफर्मेशन उसका नहीं है। नंबर 2, जो 70% ईजी एंड मॉडरेट है, आपने वो 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है। आप सब लोग फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर 11th क्लास में करके आए हैं। जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम लिख के आते हैं फ्रेंड्स, तो यही इसी टाइप के टॉपिक्स होते हैं उसमें। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स होता है, आपने सब लोगों ने बर्नौली क्वेश्चन किया होता है। तो चाहे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, पर मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन में ट्रबल हो सकता है आपको, लेकिन आपके जो ईजी एंड मॉडरेट है जिसके 70% डालनी है, और जो योरपीडिया आपको कंटेंट दे रहा है, बुक दे रहा है, उसके अंदर ये मेंशन होगा, तो आप एक काम करना, आप वो 70% पहले ट्राई करना, क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और उसके बाद आप 20% डिफिकल्ट और 10% वेरी डिफिकल्ट के ऊपर जाना। बाकी आप इजी एंड मॉडरेट दूसरी ब्रांच के करने की ट्राई करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब चलते हैं राकेश सर आपकी तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स।
सर जैसे आपने भी मेंशन किया ना कि सीएस वालों को किस तरीके से डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे नहीं लगता कि सीएस वालों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि जैसे आपको पता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स मैथमेटिक्स है हाँ जी। मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो मैथ्स में तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और ये जो सीएससी होती है ये पहले से ही अच्छे होते हैं। हाँ जी। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको इतनी डिफिकल्टी आएगी। बाकी सिलेबस सिंपल है जैसा जनरली होता है, फ्लूइड, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, और इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने नेवियर स्टोक इक्वेशन, और ये सेम इन्होंने हीट एंड मास ट्रांसफर में भी लिखा हुआ है। तो अब ये इक्वेशन जो डिफिकल्टी पार्ट जो आप मेंशन कर रहे थे, और यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन भी लिखा हुआ है, तो वो 2D फ्लो 3D फ्लो के लिए जा सकते हैं इसमें, जहाँ पे वो 10% डिफिकल्टी लेवल में जाएगा। मोर ओवर मेरे अकॉर्डिंग जो इजी और मॉडरेट में रहेगा वो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। डिफिकल्टी जो 20% है उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, और जो वेरी डिफिकल्ट है उसमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो हमारी अलग अलग जैसे पाइप के अंदर लॉसेस होते हैं तो हमें मोमेंटम इक्वेशन लगा के हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या प्रिंसिपल यूज हो रहा है, कौन कौन सी चीजें, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा जो है। ओके वंडरफुल। सो शान सर आपका टॉपिक एंड आपका स्ट्रेटजी। थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सर। यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं मेरे फिलहाल। एक है एयर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, और दूसरा है सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। अब ये दो टॉपिक सर जनरली सभी बच्चे से अलाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये दो टॉपिक की खास बात ये है कि एज अ बीटेक आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको जनरली इसके बारे में रैंडमनेस आपको पता भी रहती है, क्योंकि आप जनरल भी पढ़ते हो। क्योंकि देखो सर एयर पोल्यूशन में जनरली हम बहुत सारे अलग अलग पॉल्यूटेंट पढ़ के आते ही हैं। AQI अभी हॉट टॉपिक है, तो पिछले 2 साल से बच्चे इसके बारे में देख ही रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत कहां पे आएगी बच्चों को, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, वो स्पेसिफिकली सिविल के या इन्वायरमेंट के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो वो भी चीजें सर बहुत बेसिक है, उसमें हमें मोस्टली थियरी पार्ट ही है, न्यूमेरिकल तो है नहीं उसमें ज्यादा। तो थियरी पार्ट में आसान हो जाता है सर चीजों को पढ़ना। उसके बाद सर जैसे अगर आप हार्ड वाला जो आप पोर्शन बोले हो, तो यहाँ पे मुझे 2-3 ही दिख रहे हैं। जैसे एक डिस्पर्जन मॉडल होता है, एक सैम्पलिंग होती है, एक गॉसियन प्लूम होता है, तो इससे हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज सर बाकी चीजें तो मुझे एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल से लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि हमने इस पे अभी काम भी किया है हाल फिलहाल में 1-2 साल में। तो चीजें जो है बहुत आसान हम इनको बच्चों को देने वाले हैं, इजी लैंग्वेज में बना के सर। दूसरा सर अगर मैं बोलूं आपसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, ये भी एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। हाँ, बट इसका थोड़ा सा वास्ट नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये क्या है सर गवर्नमेंट के कुछ कोड से अलाइन कर जाता है, और आजकल यही सवाल सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अपना कोड है, बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर आपको ध्यान रखना है किस तरीके के वेस्ट को हमें किस तरीके के बिन में अच्छे से यूज करना है, या इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, लैंड फिलिंग कितने की होगी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर आपको इन्हीं चीजों का ही ध्यान रखना है आगे चल के जब आप इस जॉब में लगोगे। तो सर इसमें 2-3 चीजें ही बच्चों को दिक्कत देगी जो है, बाकी सर सारे ब्रांचेस के लिए ये 2 टॉपिक मैं बोलूंगा सबसे इजी है। तो स्कोरिंग यही 2 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से स्कोर करने में मदद करेंगे सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके ओके, सो अब शान सर मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फ्रेंड्स मैं करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन की क्या जो सिलेबस दिया है उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर इज यस। जो सिलेबस दिया है उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में नोटिफिकेशन 1994-2006 सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 2020 जो इस गवर्नमेंट की है, वो मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर। और ये चीज आपको देखनी होती है, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि जब नोटिफिकेशन की बात चल ही रही है और मैक्सिमम क्वेश्चन 2020 में से आने के चांस होते हैं, वो डिफिकल्टी कैटेगरी में आएगी। अगर आपने ओनली वर्ड टू वर्ड ओनली सिलेबस देखा और 20 छोड़ दिया तो फ्रेंड्स उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो ऑब्वियसली टीचर्स का रिक्वायरमेंट वो होता है, तो हम लोग उसको टेक केयर करेंगे। नंबर 2, आई थिंक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल का स्कोप ही नहीं बनता, न्यूमेरिकल के चांस ही नहीं बनते। आप सिलेबस उठा के देख लो, और ये आपका टाइम सेव करेगा। कोई भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड लगेगा। आता है तो 30 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर लगा लोगे, तो ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर छोटा मोटा कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने बाद में हिट करना है। क्योंकि देखो 90 मिनट है और 90 क्वेश्चन हैं, और इजी क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट भी है, और आपको डिफिकल्ट में ज्यादा टाइम लगेगा। सो कहां पे आप सोच सकते हैं टाइम सेव करने की, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वगैरह टॉपिक्स में सोच सकते हैं, और वो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर करते हैं। जो सिलेबस में दिया है उससे ज्यादा कवर करते हैं, सो दैट आपका कोई भी चीज मिस ना हो, और ये टॉपिक मैं उसको कवर करूंगा। अब दुष्यंत सर आपकी तरफ से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ जी सर, मोस्टली बच्चों को सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक लगता है वो यही लगता है कि प्रोबेबिलिटी जो रहती है, प्रोबेबिलिटी,
स्टैटिक्स और ये वाला पार्ट सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन में जो है डिफिकल्टी लेवल हाई रहने के चांसेस यहीं पे सबसे ज़्यादा रहेंगे। ओके। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट फिर भी थोड़ा ईजी रह जाता है, स्टैटिक्स और ये वाला पार्ट यहाँ पे डिफिकल्टी के चांसेस रहेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे, कैसे इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये डिटेल में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस के अंदर जाएंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन की बात करूँ तो वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और रैंडम फंक्शन से ही रहने वाला है। बाकी अगर डिफिकल्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक्स वाला पार्ट, रिग्रेशन वाला पार्ट, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई रह सकता है जो क्वेश्चंस की बारे में अगर मैं बात करूँ इन टॉपिक से। यानी इसका मतलब अगर वेटेज की बात करूँ 10 वेटेज है तो 10 में से आप मान सकते हो 5 to 6 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और 6 से अबव अगर आप जाना चाहोगे तो वहाँ डिफिकल्टी थोड़ी हाई रहने वाली है इस वाले पार्ट से। तो फ्रेंड स्ट्रेटेजी वही है कि पहले आसान आसान से स्टार्ट करो और जैसे जैसे आपकी तैयारी होती चलेगी तो डिफिकल्ट में एंटर करते चले जाओ, वो आप कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो इन्होंने डिवीजन किया है हाँ जी। कि 10% वेरी डिफिकल्ट, 10% डिफिकल्ट, 30% इजी, तो ये ओवरऑल पेपर को लेके कर रहे हैं या ये हर टॉपिक के अंदर कर रहे हैं? आई स्ट्रांगली बिलीव कि अच्छा किया जाए तो हर टॉपिक को करना चाहिए। जैसे हमने डॉक्यूमेंट रिलीज किया गुरुंदर सर, आप देख रहे होंगे उसमें हमने 50 क्वेश्चन डाले थे। अब 50 क्वेश्चन का अगर आप देख लोगे 30% तो 15 क्वेश्चन मेरे को इजी डालने हैं। 50 क्वेश्चन का 40% तो मेरे को 20 क्वेश्चन मॉडरेट डालने हैं। 50 का 10% 5 क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट डालने हैं, और वो हम प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक के अंदर। और मेरे को लगता है हर टॉपिक में ऐसा होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, कई टॉपिक जैसे दुष्यंत सर ने बताया कि डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपको डिफिकल्ट लगेगा, दुष्यंत सर को नहीं लगेगा, शायद मेरे को लगेगा। मेरे को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इजी लगेगा। तो हर टॉपिक की भी अपनी एक नेचर है। जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे को नहीं लगता उसमें से बहुत टिकलिश क्वेश्चन वो बनाने की ट्राई करेगा। तो टॉपिक वाइज भी होता है, तो किसी एक टॉपिक का डिफिकल्ट शायद दूसरे कैंडिडेट को बहुत ही ईजी लगे, ऐसा भी होगा। तो लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि वो ओवरऑल में करेंगे सर ट्राई करने के लिए। जतिन सर आपका पॉइंट? सर मेरा जो डोमेन है, टॉपिक है, वो वाटर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। हाँ जी। ये टॉपिक की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें एस्पेक्ट्स ज़्यादा कवर हैं, इसके अंदर ज़्यादा हमें टर्म्स इसमें सीखने को मिलती है, और काफ़ी सारी टर्म्स है इसमें जो कन्फ्यूजिंग भी रहती है। हाँ जी। अभी जैसे हमने जो मॉड्यूल कवर किया रिसेंटली राजस्थान का, उसके साथ अगर कंपेयर करें ना तो इस सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मेंशन है, जिसमें ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी भी मेंशन है, इसमें डिजाइनिंग पार्ट भी मेंशन है जो उसमें मेंशन नहीं था उसमें। तो जो क्वालिटी है और ट्रीटमेंट आपकी रॉ वाटर की और वेस्ट वाटर की, वो कॉमन, दोनों में कॉमन है। इसमें अगर इजी और मीडियम की बात करें तो कुछ टर्म्स जो रहेंगी वो टर्म्स आपकी इजी लेवल में चलेंगी। सिंपल से आपको एक्वीफर की टर्म्स पूछ लेगा, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूछ लेगा कि ये आपका ग्राउंड वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, मीडियम ये है, तो आप उसको क्या नाम देंगे, एक्वीफर, एक्वीफ्यूज, तो टर्म्स से रिलेटेड इजी पोर्शन में जाएगा। बट अगर मीडियम के लेवल पे बात करेंगे तो क्वालिटी से रिलेटेड होगा कि कोई भी पैरामीटर है उसको टाइट्रेशन जब हम करेंगे तो इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, कलर जब चेंज होगा तो कौन सा कलर चेंज होगा, ये इसके मीडियम मॉडरेट लेवल पे पूछ लेगा। फिर डिफिकल्ट में जब आते हैं ना तो उसकी ट्रीटमेंट्स के जो पार्ट्स होंगे वो उसको रखेगा ट्रीटमेंट के लिए डिफिकल्टीज पार्ट में, और जो उसमें वेरी डिफिकल्ट में पूछेगा तो फिर वो जाएगा सर इसकी डिजाइनिंग को लेकर। अब डिजाइनिंग में क्या स्टेप्स इंक्लूड कर दे, क्या ना कर दे, क्योंकि हम रीसर्कुलेशन करते हैं। एएसपी की जब बात करते हैं अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्टिविटी स्लैश प्रोसेस, उसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस है। अब कौन सी मॉडिफिकेशन वो पूछ ले वहां पर, उसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, या उसकी जैसे काइनेटिक्स की बात करते हैं कि अभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के तो पूछे गए। अगर हम गेट की बात करते हैं वैसे ऑल्दो उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा सकते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं सर मॉडरेट डिफिकल्टी। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट रहेगा ना वो मेरे लिए सीएस वालों का रहेगा, जो मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने सिविल नहीं किया उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि वो फैमिलियर्स नहीं है इन वर्ड से, तो उनको पढ़ाना एक काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो जतिन सर ऐसा कर सकते हैं कि पहले इजी और मॉडरेट के 70% पे फोकस किया जाए इन कैंडिडेट्स के लिए, जैसे मैकेनिकल का जो कैंडिडेट है और आपके टॉपिक को करने वाला है उसको पहले ये बताया जाए भाई 70% पे फोकस करो। हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि 70% काफ़ी उसमें यह है कि जब हम 70% कवर कर लेंगे ना तो बेसिक हमारे माइंड में रहेगा, और रिवीजन जब चलती रहेगी उन चीज़ों की तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रहेंगी। फिर बाद में जब उनको दोबारा से एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे ना तो वो इजिली कवर कर लेंगे। तो उसके लिए सर प्रैक्टिस चाहिए होगी, फिर रिवीजन
रिवीजन एंड प्रैक्टिस। फ्रेंड्स हम जो देंगे ना आपको क्वेश्चन जो देंगे बुक के अंदर या लर्निंग कंटेंट देंगे वो इसी तरीके से सेग्रीगेट होगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। और एक और जैसे जतिन सर ने बताया कि राजस्थान वाला और इसमें डिफरेंस है सिलेबस में, ये इसलिए भी हम कंपैरिजन राजस्थान के साथ कर रहे हैं, उसके दो रीजन, एक तो राजस्थान का एग्जाम कल है, दूसरा सिलेबस बहुत मैचिंग भी करता है, तीसरा क्योंकि असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का ही डेजिग्नेशन है। और कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि क्या हम राजस्थान के लिए जो बुक थिक बुक हमने रिलीज की है वो परचेज कर लें उड़ीसा के लिए। माय आंसर इज नो, उसको ना परचेज करना, क्योंकि अभी हम इसकी बुक्स दोनों के लिए अलग से बुक रिलीज कर रहे हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की बुक और असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट की बुक। और एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो साइंटिस्ट की मत लेना, दोनों में डिफरेंस है। तो आपने टेलर मेड का मतलब ये है कि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं वही बुक आपने लेनी है, और 10-15 दिन में बुक रिलीज हो जाती है। जैसे हम कुछ दिन लेंगे और सारे मेंटर्स वही काम कर रहे हैं, उस पर कंटेंट बना रहे हैं जो बेसिकली इसके हिसाब से है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी हो रहा है। और हम एक वीक में वो सारा कंटेंट बना के पब्लिकेशन में जाएगा। तो मान के चलिए जब से आपकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आता है, जैसे कल या परसों आया था ये, तो उसके 10 दिन के बाद हमारा बुक पब्लिकेशन में चली जाती है, तो आपको मिल जाती है वो। और टिपिकली हमें 2-2.5 महीने होते हैं एग्जाम के लिए, सीबीटी के लिए, और यही अपॉर्चुनिटी होती है। अब गॉन आर द डेज जब आपको पता होता था अगले साल इस टाइम पे गेट आएगा, इंजीनियरिंग सक्सेस आएगा, ये नहीं है। अब ये है कि अगले 2-3 महीने में एग्जाम आ गया, सबको उतना टाइम मिला है, तो जो स्ट्रेटेजी अच्छी फॉलो कर जाएगा और जो बेसिकली इवन मेंटर भी उस तरीके से टेलर मेड कंटेंट स्टूडेंट्स को दे देंगे, वो ज्यादा जस्टिफिकेशन करेंगे। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू इट। भरत सर आपके टॉपिक। सर टॉपिक में सबसे पहले जो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि सबसे छोटा टॉपिक शायद मेरा ही है, देखने में हाँ जी 5 लाइनों का टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इजी भी रहेगा क्योंकि इकोलॉजी बच्चे पढ़ते भी आ रहे होंगे। और इसमें जो टॉपिक है जैसे कि इकोलॉजी का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात है, बायोकेमिकल साइकिल के बारे में, तो ओवरऑल पढ़ा हुआ लगेगा सबको, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक रिलेशन की भी बात थोड़ी सी वो कर रहा है। तो इस तरह के टॉपिक रहेंगे और मैं ओवरऑल कहूँ तो सबसे छोटा टॉपिक यही रहने वाला है। और इंटरेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि करंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। बिल्कुल सर। और जैसा आपने बताया कि हर कोई इसको करते है, लेकिन इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक टेढ़ा मेरे को लगता है डोमेन रहेगा जो इंजीनियर्स के लिए एक ट्रबल हो सकती है। बिल्कुल सर। और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम का ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, एनर्जी तो चलो ठीक है सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मैथमेटिकल टाइप के पोर्शन दिए हुए हैं वो थोड़ा सा बच्चे को लग सकता है कि इसमें अब क्या करना है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो ये ओवरऑल रहने वाला है सर। ठीक है। सो ये सारे के सारा कवर हो गया। अब गुरविंदर सर हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपने क्या इस मॉड्यूल का कॉस्ट डिसाइड कर लिया है? एंड मुद्दे की बात तो यही होती है बच्चों के कि कब आप स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों आप इसकी कॉस्ट क्यों रख रहे हैं, चार्ज क्यों कर रहे हैं? सब कुछ फ्री होना चाहिए सर आज की डेट में। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है सर बच्चों की, हर किसी की फ्री है। मतलब आज टाइम भी अकॉर्डिंगली है कि सब कुछ मिल जाता है, जैसे गेट का सब कुछ फ्री मिल जाता है, लेकिन जो ये बट डज दैट वर्क? फ्री मिल जाता है लेकिन इस फॉर्म में जैसे, तो हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है बच्चों को नेट पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वीडियोस मिल जाएंगी, हमारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपकी वीडियोस यही है कि मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना कि नहीं बना, वो मैटर करता है। कंपोनेंट्स वही है लेकिन उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मेंटर वही बिल्कुल स्क्रैच से एफर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, या तो होता है ना कि एक बार बन गया तो काम डन है, उसके बाद ना मेंटर को सैलरी देनी है ना कुछ और काम करना, फिर तो डन है, फिर तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सिस्टम चलाना भी है और बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं सर, तो इसलिए कोस्टिंग तो रहता ही है सर किसी में, गवर्नमेंट का भी उसमें पार्ट होता है, 18% गवर्नमेंट को भी जाता है उस चीज में। बाकी रही बात सर कोस्टिंग वगैरह, वो सारा डिटेल्स वेबसाइट पे आ चुके हैं, क्योंकि इसमें एक इंट्रो वाला कंपोनेंट भी है, बुक वाला कंपोनेंट भी है, कोर्स वाला कंपोनेंट की है, तो पूरा एक वहाँ पे टेबल बना हुआ है जहाँ पे कोस्टिंग वगैरह सारा वो है। लेकिन ये चीज जरूर है जो आपने पहले किया कि वैल्यू फॉर मनी होना जरूरी है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा होना जरूरी है। बात ये नहीं है कि मैटर 4,000 का या 10,000 का 20,000 का, पॉइंट ये है कि ठीक है पैसा लगाने को मैं रेडी हूँ, लेकिन क्या मेरा वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा, क्या मेरा तैयारी हो जाएगा, क्या मेरा इतना लगाना वर्थ है, वो सारी चीजें जो है जो कोस्टिंग है वो उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। अच्छा, मेरे को इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स ये लगता है, यूएसपी लगता है यूरोपीडिया का, एक कि टेलर मेड बुक, कि उसी एग्जाम के लिए बुक, किसी और एग्जाम के लिए उसको यूज ना करें। आई थिंक एज अ पब्लिशर इट इज ऑडेसिटी टू से कि आप ये बुक दूसरे एग्जाम के लिए यूज ना करें। राजस्थान की बुक है, वो राजस्थान के एग्जाम के साथ ही अब वो शेल्फ पे चली गई, उस बुक को आप यूज ना करें। वो बुक अब तभी यूज होगा अगर ऐसा कोई एग्जाम होगा, एंड अदरवाइज नहीं होगा। देयर वर टाइम्स व्हेन हम बोलते थे ये बुक है हर साल बच्चे लेंगे, किसी एग्जाम के लिए लेंगे, वैसा नहीं है। इस बुक को इसी एग्जाम के लिए लेना है, दैट इज अ टेलर मेड कंटेंट। नंबर 2, डेली टेस्ट सीरीज। आपने राजस्थान के लिए डेली टेस्ट सीरीज चलाई और मेरे को लगता है 50-60 दिन तक आप चलाते रहे, 60 days, तो कैन आर यू प्लानिंग फॉर दिस आल्सो? वो तो हमारे हर मॉड्यूल के लिए रहता है सर, कोई भी मॉड्यूल आएगा तो उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट,
फुल मॉक टेस्ट, वो तो सारा रहता है। और जो बुक है, बुक के साथ भी रहती है वो टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल के साथ भी रहती है। मतलब पॉइंट वही है कि अगर किसी ने ये सारे कंपोनेंट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसने कंप्लीट कर लिए, श्योरली वो एग्जाम निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई थिंक वी हैव कवर्ड मोर और लेस एवरीथिंग। और अब टाइम है जिसमें हम पढ़ाना स्टार्ट करें और अब पढ़ना स्टार्ट करें, एंड डेली वो शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। टुडे इज सैटरडे एंड मंडे से आपका वो स्टार्ट हो रहा है। इन द मीन टाइम मॉड्यूल इज ऑलरेडी देयर, यू कैन गो एंड परचेज दैट मॉड्यूल, कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, तो आप उसको ले सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर दें। सिलेक्शन उसी का होगा जो पहले दिन से ये सोच के तैयारी करना स्टार्ट करेगा कि मेरे को इसमें जाना है। अगर आप ये सोच के हाफ हार्टेडली जाएंगे कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपका, फिर नहीं होगा। आप अपने आप से पूछो कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप निकालना चाहते हो या निकाल लोगे। अगर कॉन्फिडेंट है और 100% एफर्ट उसमें लगा रहे हैं तो आपका पॉजिटिवली हो जाएगा, एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो विद दिस फ्रेंड्स वी एंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन, और आपको बहुत से वीडियोज और मिलते रहेंगे। आप देखते रहो योरपीडिया एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।